हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को अनुवाद की प्रक्रिया का जो प्रश्न है, मैं इस प्रश्न का आंसर जो है बहुत ही सुंदर ढंग से और सरल भाषा में जो है देने वाला हूं। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि अनुवाद की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको आंसर स्टार्टिंग करने से पहले लिखना है कि जिस तरह साहित्य लेखन की एक प्रक्रिया होती है, रिपोर्ट लेखन की एक प्रक्रिया होती है, पत्र लेखन की एक प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार हमें अनुवाद की प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जो है अनुवाद का कार्य करना चाहिए। क्या समझे आप कि रिपोर्ट लेखन का, पत्र लेखन का जो अलग अलग प्रक्रियाएं हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर अनुवाद में जो है अनुवाद में भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जो है हमें इसका अनुवाद का, किसी भी विषय का अनुवाद जो है करना चाहिए। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि अनुवाद प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं जो इस प्रकार है, और आपको जो है कौन कौन से अनुवाद प्रक्रिया के चरण होते हैं इसके बारे में आपको हेडिंग वाइज लिखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एज ए पॉइंट वाइज लिख के एज ए पैराग्राफ की तरह लिख के चले आते हैं। तो ऐसे में एग्जामिनर जो है आपको नंबर देने वाला नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि मैं जिस तरह से PDF में हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज करके आपको सभी आंसर प्रोवाइड करता हूँ, वैसे ही जो है आपको सभी आंसर जो है एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, तो अनुवाद प्रक्रिया के पहला चरण के अंतर्गत आता है पाठ अध्ययन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ अध्ययन सबसे प्रमुख अनुवाद की प्रक्रिया होता है। पाठ अध्ययन के अंतर्गत कोई भी अनुवादक सबसे पहले किसी विषय के मूल पाठ को ध्यान से पढ़ता है। पाठ का अध्ययन करने के बाद पाठक उस विषय के मूल पाठ के मूल भाव को समझने की कोशिश करता है, उस पाठ के प्रकृति को समझने की कोशिश करता है, साथ ही साथ उस पाठ के उद्देश्य को समझने का कोशिश करता है। यह सभी कार्य करने के बाद ही पाठक जो है अनुवाद का कार्य शुरू करता है। पाठ का अध्ययन करते समय अनुवादक उस पाठ के मूल विषय को और भी अच्छे तरीके से समझ लेता है और सृजनात्मक कला से इसका अनुवाद जो है वह करता है। अब बहुत जन पूछेंगे कि सर पाठक क्या होता है। पाठक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पढ़ता है। ठीक है, जो किसी भी चीज़ को पढ़े उसको बोलते हैं पाठक। इसके बाद आपको लिखना है कि पाठ का अध्ययन करते समय अनुवादक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह अनुवाद का कार्य करते समय पाठ के मूल विषय से बाहर ना जा पाए। ठीक है, पाठ के जो मूल विषय हैं उस मूल विषय से बाहर ना जाना चाहिए, क्योंकि मूल विषय से जैसे ही बाहर जाएंगे आप अनुवाद का कार्य जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है पाठ का विश्लेषण करना। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि पाठ का विश्लेषण करना किसी भी अनुवादक के लिए अनुवाद प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। जब कोई भी अनुवादक किसी विषय के मूल पाठ को बड़ी बारीकता से जब अध्ययन कर लेता है, तब वह उस पाठ के मूल भाव का विश्लेषण करता है। ठीक है, मूल भाव का क्या करेगा, वह विश्लेषण करेगा। इस चरण के अंतर्गत अनुवादक को यह भी तय करना होता है कि अनुवाद की भाषा क्या होना चाहिए, किस भाषा में अनुवाद करना अच्छा रहेगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, अगर अनुवादक किसी कालिदास या शेक्सपियर की रचना का अनुवाद कर रहा है तो उसे सबसे पहले यह तय करना होता है कि कौन सी भाषा में अनुवाद करना सही रहेगा। क्या वह भाषा वैसे ही रहेगी या समय के अनुसार उसे बदलना होगा। इसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि इस पाठ के मूल भाव का क्या उद्देश्य होना चाहिए। यह सभी विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है भाषांतरण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भाषांतरण किसी भी अनुवाद प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है। पाठ का विश्लेषण करने के बाद अनुवादक यह सोचता है कि अब अनुवाद की भाषा क्या होना चाहिए। वह सही भाषा का चुनाव इस चरण के अंतर्गत कर लेता है। इसके अतिरिक्त अनुवादक वाक्य संरचना कैसी होनी चाहिए, भाषा में मुहावरे का प्रयोग कैसा होना चाहिए, इन सभी विषय पर अनुवादक जो है विचार करता है, विमर्श लेता है।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादक व्याकरण के सभी विषयों पर चिंतन करता है, मनन करता है कि अनुवाद करते समय हमें किस किस तरह की व्याकरण के नियमों पर ध्यान देना है। वाक्य, उपवाक्य, पदबंध आदि व्याकरण के नियमों पर वह विचार करता है। अगला है प्रतिस्थापन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि यह अनुवाद प्रक्रिया का चौथा चरण होता है। इस प्रक्रिया के तहत अनुवादक यह देखता है कि जिस भाषा में वह अनुवाद का कार्य कर रहा है और जिस भाषा में पहले से रचना की गई है, क्या इन दोनों भाषाओं की संस्कृति से मेल हो पा रहा है कि नहीं। इस पर अनुवादक बहुत विचार करता है और किसी भी अनुवादक के लिए अनुवाद कार्य में ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि दोनों भाषाओं की संस्कृति में मेल हो, अन्यथा विषय के मूल भाव में विभिन्नताएं आ जाएंगी। अगला है तुलनात्मक विश्लेषण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी अनुवाद क्रिया में तुलनात्मक विश्लेषण अनुवाद का पांचवा प्रक्रिया होता है। यह किसी भी साहित्य अनुवाद का सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि इसमें अनुवादक को यह देखना होता है कि वह जिस रचना का अनुवाद किया है, क्या वह रचना सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों एक है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो वह उसमें सुधार करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है, उसमें करेक्शन करता है और दोनों की सामाजिक संस्कृति को मिलाने का प्रयास करता है और अपने अनुवाद की कलाओं से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी अनुवाद के अंतर्गत जो है कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए एक अनुवादक को किसी विषय का अनुवाद करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से हेडिंग वाइज पॉइंट वाइज आपको आंसर बताता हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, अन्यथा एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। और यहाँ पर मैं कह दूँ कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF बाई कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका जो है PDF मिल जाएगा। ओके, अगर आप बाई करते हैं तो। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि और इसके रिगार्डिंग जो है मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसकी कि आपको ये वीडियो को ढूंढने में दिक्कतें ना हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।